नमस्कार, मुद्दा देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ ज्योति संगपान। लोकसभा चुनाव की वोटिंग के बाद हरियाणा में जीत की दावेदारी, भीतरघात, बोगस वोटिंग से जुड़ी बयानबाजी तेज हो गई है। मतगणना और परिणाम में कुछ ही समय अभी बाकी है। उससे पहले हरियाणा की राजनीतिक हलचल को लेकर चर्चा हम करने वाले हैं। एक रिपोर्ट आपको दिखाते हैं। छठे चरण में हरियाणा में सभी 10 लोकसभा सीटों पर मतदान हो चुका है। मतदान के बाद सभी दलों की ओर से जीत का दम भरा जा रहा है। बीजेपी और कांग्रेस दोनों ही दल क्लीन स्वीप का दम भर रहे हैं। दोनों एक दूसरे की हार की भविष्यवाणी भी कर रहे हैं। भारतीय जनता पार्टी, मैंने कहा है कि मोदी जी के प्रति जो देश और प्रदेश के लोगों का श्रद्धा का भाव है, लोगों ने एक तरफा वोट वो नरेंद्र मोदी जी को दिया है और 4 जून को जब रिजल्ट आएंगे तो 11 कमल के फूल बड़े मैंडेट के साथ वो खिल करके नरेंद्र मोदी जी को तीसरी बार प्रधानमंत्री बनाने का काम करेंगे। जो रुझान मिल रहे हैं, जिस प्रकार से रुझान हुआ है, उसमें कांग्रेस के प्रति एक लहर चली हुई दिखाई दी है और कांग्रेस की जीत निश्चित है। देखिए, जब लहर चलती है किसी पार्टी के हक में तो क्लीन स्वीप हो जाती है। वहीं पूर्व मुख्यमंत्री मनोहर लाल बोगस वोटिंग को लेकर बयान देते हुए नजर आए। बोगस वोटिंग का आरोप लगाया है आपने, लेकिन प्रशासन तो आपका ही। देखिए, कुछ जगह की शिकायतें आई हैं और उसमें प्रशासन के लोगों को भी शिकायतें मिली हैं। तो जो शिकायतें मिली हैं उसमें अगर वो सिद्ध होती है तो निश्चित रूप से इसकी कार्रवाई की जाएगी, क्योंकि प्रशासन में भी कुछ न कुछ ऐसी काली भेड़ें जरूर होती हैं। उसको मौके पर कई बार नहीं पता लगता, देर से पता लगता है, बाद में रिपोर्ट आती है। तो हम 6 तारीख के बाद उन सब को संज्ञान लेंगे। साथ ही चुनाव के बाद दलों के भीतर घात को लेकर भी बयान आने शुरू हो चुके हैं। सोनीपत से बीजेपी उम्मीदवार मोहनलाल बड़ोली अपनी पार्टी के सांसद, विधायक और पदाधिकारियों पर कांग्रेस के साथ मिले होने के आरोप लगाते दिखे, तो वहीं करनाल उपचुनाव के कांग्रेस उम्मीदवार त्रिलोचन सिंह भी पार्टी के अंदर काले भेड़िए होने और आने वाले समय में हाईकमान की ओर से उन पर कार्रवाई किए जाने की बात कह चुके हैं। कुछ पार्टी के नेताओं ने जो पार्टी के खिलाफ काम किया है, उन्होंने पार्टी के साथ धोखा किया है। समय पे उनके ऊपर एक्शन भी होगा और समय पे उनको उसका भुगतान भी करना पड़ेगा, खामियाजा भी उठाना। जिन लोगों की ऑडियो वीडियो सामने आई है वो मेरे पास अभी मैंने देखी नहीं है, लेकिन मैंने जरूर सुना है पत्रकारों के माध्यम से। कार्यकर्ताओं ने भी अपने फोन में मेरे को सुनाई है 1-2 वीडियो, और जिस प्रकार से उन्होंने कांग्रेस पार्टी के लिए सीधा काम किया है और कांग्रेस पार्टी के कार्यकर्ता के रूप में उन्होंने काम किया है, ना कि भाजपा के रूप में। सर, कोई विधायक है, पूर्व विधायक है या फिर कोई पदाधिकारी है पार्टी के पदाधिकारी भी हैं, विधायक भी हैं, सांसद भी हैं, सब तरह के लोग हैं। हर पार्टी में काले भेड़िए होते हैं। बड़े नेताओं को उनकी पहचान करके जो सिर्फ अपने लिए वोट मांग सकते, दूसरे के लिए नहीं मांग सकते, उनके खिलाफ कार्रवाई करनी चाहिए। आपके साथ भी ऐसा हुआ सर इस बारी? हाँ, थोड़ा बहुत होता रहता है। 4 तारीख के बाद इसका खुलासा होगा। 4 तारीख को आप बताएंगे कौन है वो? 4 के बाद। आपके चुनाव प्रचार बढ़िया रहा, आपने खूब बड़ी मेहनत करी, कई किलोमीटर आप सवेरे निकल जाते थे, लेकिन कई लीडर नहीं आए आपके साथ सहयोग में। जिस तरह का सहयोग आपको मिलता तो काफ़ी बदलाव हो सकता था। आप मानते हैं? जो नहीं आए उनको भी खुद सोचना चाहिए। वो ये तो चाहते हैं सरकार हमारी बने, लेकिन फलाना MLA नहीं बनना चाहिए, ये सोचने वाले स्वार्थी लोग होते हैं। जाहिर है, चुनाव के बाद काउंटिंग का काउंटडाउन शुरू हो चुका है। दलों की जीत की दावेदारियां हैं, तो वहीं भीतरघात भी सामने आने लगा है। लिहाजा देखना यह है जनता ने इस बार किन मुद्दों को गंभीरता से लेते हुए किसे चुनने का फैसला लिया है। न्यूज डेस्क, हरियाणा न्यूज। तो रिपोर्ट हमने आपको दिखाई किस तरह की दावेदारी दलों की ओर से की जा रही। बीजेपी दावा कर रही पिछली बार वाला प्रदर्शन ही रिपीट किया जाएगा। कांग्रेस का कहना है क्लीन स्वीप हम करने जा रहे हैं, दूसरे दल भी अपनी अपनी जीत का दम भर रहे हैं। चर्चा हम करने वाले हैं कुछ खास मेहमानों के साथ। डॉक्टर पंकज बेनीवाल जुड़ गए, प्रवक्ता बीजेपी, बजरंग दास गर्ग, प्रवक्ता कांग्रेस, टीपू पोड़िया, प्रवक्ता जेजेपी, विजेंद्र रेहडू, प्रवक्ता इनेलो, नवीन दुबलधन, प्रवक्ता आम आदमी पार्टी भी हमारे साथ डिबेट में जुड़ गए हैं। आप सभी का बहुत स्वागत है चर्चा में। बेनीवाल साहब, आप लोग दावा कर रहे हैं पूरे देश में एनडीए 400 पार,
और हरियाणा में भी 11 कमल, जिसमें उपचुनाव को छोड़कर 10 लोकसभा की सीटें हरियाणा से भी पीएम मोदी की झोली में जाने वाली हैं। क्या वाकई जिस तरह से वोटिंग हुई है, जो वोट प्रतिशत हुआ है, कांग्रेस में जिस तरह से कॉन्फिडेंट नजर आ रही है, टफ फाइट की बातें हो रही है, आसान लग रहा है पिछली बार वाला प्रदर्शन रिपीट करना? नमस्कार ज्योति जी, सभी साथियों नमस्कार, सभी दर्शकों को मेरा नमस्कार। निसंदेह जो 2019 का मैंडेट हरियाणा की जनता ने भारतीय जनता पार्टी को, नरेंद्र मोदी जी को दिया था, वही रिपीट अब की बार फिर से होने वाला है। इसमें कोई भी किसी प्रकार का संदेह नहीं है। वोटिंग परसेंटेज जो थोड़ा कम हुआ है 4-5% का, वो बहुत ज्यादा गर्मी की वजह से हुआ, लेकिन फिर भी हरियाणा की जनता ने हीट को बीट करते हुए बहुत अच्छा मतदान हरियाणा के अंदर किया है। और भारतीय जनता पार्टी के 11 की 11 कमल खिलाने के लिए जो मतदान हरियाणा की जनता ने, जो देवतुल्य हमारा मतदाता है, उसका बारंबार धन्यवाद है, क्योंकि हमें जो बल मिलता है वो हरियाणा की जनता से मिलता है, देश की जनता से मिलता है। जब हम उनसे बातें करते हैं तो उनकी बातों में झलकता है कि वो तीसरी बार प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी को ही देखना चाहते हैं। तो ये जो विश्वास है लोगों का, ये मोदी जी के प्रति, भारतीय जनता पार्टी की कार्यशैली के प्रति ही दर्शाया है। जब ही तो आज भी तीसरी बार, अब 400 पार अगर कहते हैं तो जनता कहती है, मोदी जी कहते हैं अपनी जनसभाओं में अब की बार, लोग कहते हैं 400 पार। तो जनता का नारा है, जनता ने अपने जहन में बसा लिया है। और जो बाकी विपक्षी दल है उनके पास कुछ मुद्दा नहीं था, उन्होंने तो सिर्फ एक ही चीज उठाई, बोले अब की बार 400 पार कैसे करेंगे, ये 75 पार की बात करते। अरे भैया, हमारे अंदर दम है, हमने जनता का भरोसा जीता है, जनता के भरोसे हमने फिर कहा 400 पार करेंगे। तो जनता जनार्दन का आशीर्वाद अब की बार भी मिलेगा और आगे भी मिलता रहेगा। जैसा 2019 में ज्योति जी मिला, वही मैंडेट अब की बार भी रिपीट होगा, इसमें कोई संदेह नहीं है। कांग्रेस अपने ही अंदर गठबंधन कर लेती तो ज्यादा बेहतर होता। इनका कहीं भी प्रदर्शन देखने लायक नहीं था। इनके तो राहुल गांधी के सामने भी, जैसे दान सिंह और किरण चौधरी आमने सामने उंगलियां एक दूसरे को तल्ख टिप्पणियां करते एक दूसरे पर नजर आए, वो भी सबके सामने है। तो ऐसी पार्टियों का कोई जनाधार नहीं होता है। जनता ऐसे लोगों को पसंद भी नहीं करती है। जैसे महेंद्र प्रताप ने कैसे बहन बेटियों पर गालियां दी थी, तो इनका जो चरित्र था कांग्रेस का, वो सबके सामने आया। तो हुड्डा साहब का ये कह देना कि हम 10 की 10 जीत रहे हैं, मतलब एक वो मुंगेरी लाल के हसीन सपने हैं, देख सकते हैं, देखने का अधिकार है। लेकिन 2014 के बाद से ये मुंगेरी लाल के हसीन सपने इन लोगों के रह गए। इस भारतीय देश की जनता ने कांग्रेस को नकार दिया। पिछली बार 40 सीटों पर समेटा था, अब की बार 40 तक भी ये लोग नहीं पहुंच पाएंगे। बजरंग जी, मनोहर लाल को भी हम सुन रहे थे, उनका कहना है पिछली बार से मार्जिन कम या ज्यादा हो सकता है, लेकिन जीतेंगे 10 की 10 सीटें। देखिए, मनोहर लाल जी तो कुछ भी कह ले, ये तो मनोहर लाल जी तो पहले भी कहते थे अब की बार 75 पार, और 40 में ज्योति जी अटक गए। आज हालात क्या था, जनता का पूरा आशीर्वाद इंडिया गठबंधन के प्रत्याशियों को मिला है। पूरी जनता, प्रदेश का, देश का हर नागरिक, चाहे किसान था, कर्मचारी था, मजदूर था, व्यापारी था, दलित था, पिछड़ा, हर वर्ग का नागरिक भाजपा सरकार से दुखी था, नाराज था। इसलिए इंडिया गठबंधन को जनता ने आशीर्वाद दिया, वोट दिया, और इंडिया गठबंधन भारी बहुमत से जगह जगह जीतने जा रहा है, इसमें कोई दो राय नहीं। बाकी आप हालात देख लीजिए, सरसा का जो कैंडिडेट था वो घर ही बैठ गया, वो अपनी हार मान चुका है। यहां तक कि सोनीपत का जो कैंडिडेट था उसने खुले तौर पे कहा है मेरे साथ तो भित्तरघात हुई है, भारतीय जनता पार्टी के नेताओं ने खुली बगावत मेरी की है, वो आपके सामने ही है। रोहतक के उम्मीदवार को देख लो। मैं कहना नहीं चाहता हालात क्या है, पूरी तरह से जनता इन भारतीय जनता पार्टी को नकार चुकी है, इससे मुक्ति चाहती है। मैं पूछना चाहता हूँ, इन्होंने जो वोट मांगने का काम किया, पब्लिक में गए, मतलब इनके पास कोई मुद्दा था क्या, कोई मुद्दे की बात की क्या? कभी मंगलसूत्र की, कभी मुजरे की, ऐसे ऐसे शब्दों का प्रयोग प्रधानमंत्री जी ने किया, मतलब सुनते भी शर्म आती है। कोई भी इनकी चुनावी रैली देख लो, एक चुनावी रैली के अंदर इन्होंने कोई मुद्दे की, महंगाई की, बेरोजगारी की, किसान की, किसी मुद्दे की बात की हो तो आपके सामने अपनी अपनी बात को रखते रहे। हमारी सरकार बनेगी, अब की बार
400 पार। लोग कहते थे अब की बार भाई पार पार है, बाहर बाहर करते रहे, मगर इनको कोई असर नहीं है। अभी आपके सामने है, हमारे साथी बेनीवाल जी कह रहे जनता का आशीर्वाद हमारे साथ था। भाई जनता का आशीर्वाद तुम्हारे साथ था तो गांव में क्यों नहीं बढ़ने दिया आपको? क्यों आपको गो बैक के नारे लगाए? क्यों मनोहर लाल जी को काले झंडे उनके हलके के अंदर खुलेआम दिखाया गया? आपके सामने है, हर चैनल ने, हर यूट्यूब ने दिखाया। जहां जहां गए हैं इनके प्रत्याशियों का ज्योति जी खुला विरोध खास तौर पर हरियाणा के अंदर हुआ है। और जहां तक कि जनता का मन बन चुका था। क्यों मन बन चुका? कई मुद्दे ऐसे थे। एक किसान का मुद्दा, किसान के साथ क्या किया सबको पता है। किसानों को दुड़ा दुड़ा के पीटने का काम किया। 450 किसान शहीद हो गए। किसानों के जाने आने जाने के लिए सड़कों पे किल्ली गाड़ दी गई, उनके ट्रैक्टरों के टायर फोड़ दिए गए। लोग नाराज थे। बेरोजगारी बढ़ी। अग्निवीर योजना 4 साल के लिए अग्निवीर योजना लेकर आए और ऐसी ऐसी योजना सरकार लेकर आए जिससे युवा भी नाराज था। महिला इसलिए नाराज थी, उसकी घर की रसोई महंगी हो गई। रसोई गैस सिलेंडर 416,000 पार कर दिया। जो दाल 50 रुपए किलो होती थी वो 150 पार होगी। सरसों से तेल की कीमत तिगनी होगी। सब्जी फल की कीमत 4 गुना होगी। इसलिए जनता भी नाराज थी, छात्र भी नाराज थे, महिलाएं भी नाराज थी। इसलिए उन्होंने इंडिया गठबंधन के प्रत्याशी को वोट देने का ज्योति जी काम किया है। और उनके जनता के मतलब व्याप के ऊपर ही कह रहा हूं, इंडिया गठबंधन की 10 की 10 सीटें हम जीतेंगे। और एक आपको नई बात बताता हूं, 6 सीटें तो ऐसी है जो बिल्कुल क्लियर हो चुकी है, जिसके अंदर सरसा, हिसार, भिवानी, रोहतक, नाम दे रहा हूं, रोहतक, सोनीपत, उसके अंदर कुरुक्षेत्र। 6 सीटें तो ऐसी है जिसमें कोई टक्कर ही नहीं है। उनके प्रत्याशी भी हार मान चुके हैं। 4 सीटें ऐसी बची है जो मैं क्लियर करना चाहता हूं कि आमने सामने की टकरम टकरा जो मान सकता हूं वो 4 सीटों के ऊपर है। हमें उम्मीद है हम 10 की 10 चलिए इस पर रिएक्शन हम ले रहे। पंकज जी, आप कह रहे हैं जनता का आशीर्वाद मिल रहा है। बजरंग जी कह रहे हैं जनता तो बहुत गुस्से में थे, आप लोगों को गांव में एंटर तक नहीं करने दिया जा रहा था। अभी कह रहे हैं 6 सीटों पर हम जीत रहे हैं, केवल 4 के लिए फाइट में आप लोग मैदान में हैं। नाम भी गिनवाए ज्योति जी। नाम तो मैं 10 की 10 गिनवाऊंगा ना कि 10 की 10 सीटों पे हम भारी बहुमत से जीत रहे हैं। अब मेरे से नाम सुनिए आप। अंबाला हम जीत रहे हैं, भिवानी हम जीत रहे हैं, फरीदाबाद जीत रहे हैं, गुड़गांव जीत रहे हैं, करनाल जीत रहे हैं, कुरुक्षेत्र जीत रहे हैं, हिसार, रोहतक, सिरसा, सोनीपत, 10 की 10 सीटें जीत रहे हैं। मेरा दावा है ये। और 4 जून को मैं भी इसी चैनल पे आपके सामने रहूंगा और बजरंग दास गर्ग जी भी रहेंगे। 4 जून को जो हरियाणा की जनता का आशीर्वाद है, ये कह रहे हैं आपके उम्मीदवार हार मान चुके हैं। ये सिरसा का नाम ले रहे हैं, साथ ही रोहतक सोनीपत का नाम ले रहे हैं कि हार मान गए आपके प्रत्याशी परिणाम आने से पहले। हमारा तो एक भी कैंडिडेट हार नहीं माना हुआ है। हमारे तो कैंडिडेटों में लबरेज है अपने आत्मविश्वास के साथ कि हम जीत रहे हैं। मोदी जी को 10 के 10 कमल खिला करके फिर से हरियाणा की जनता देगी। हमारे अंदर बिल्कुल भी कोई कंफ्यूजन नहीं है। कंफ्यूजन है तो बजरंग दास गर्ग जी में है, इनकी पार्टी में, इनके अलायंस के अंदर है। मैं इनके अलायंस की बता दूं, सुरजेवाला और खड़गे जी जो हरियाणा के अंदर आम आदमी पार्टी के लिए भी प्रचार किया उन्होंने। आज कल की बात है, कल पंजाब के अंदर उन्होंने कहा कि नशाखोरी बढ़ गई, यहाँ का युवा विदेशों में भाग रहा है। उन्होंने आम आदमी पार्टी की 50 कमियां गिनाई है वहां। आज इनको हरियाणा के अंदर अच्छी लग रही थी, लेकिन पंजाब के अंदर इनको अच्छी नहीं लग रही। इन्हीं के शीर्ष नेतृत्व है इनकी पार्टी के प्रदेश क्या नाम है, राष्ट्रीय अध्यक्ष है खड़गे जी। अगर उन्होंने के लिए बयान ना हो, आज के अखबार में ना छपे हो या मीडिया में नहीं हो, तो बजरंग दास गर्ग जी बता दें। सुरजेवाला के बयान अगर कहीं पे ना छपे हो तो मुझे बता दें, अगर इनके पास ना हो तो मैं दिखा दूंगा। तो इनकी जो चरित्र है, जो इंडिया अलायंस का जो चरित्र है, जो जिस तरीके से अपने आप को बचाने की इन्होंने कोशिश की है, और जो इन्होंने बात की कि भाई हमारा विरोध हुआ, विरोध किया 5 लोगों ने। मैं पूर्व की अपनी सारी डिबेट उठा के देख लेना, आज भी उसी वक्तव्य पर हूं कि उन 5 लोगों ने अगर 1000 मतदाता गांव के अंदर है तो 995 मतदाता शांत थे। वो देख रहे थे कि ये 5 उपद्रवी जो कांग्रेस या आम आदमी पार्टी या किसी भी अन्य दल के विपक्षी दल के रहे हो,
आज वो देश का, हरियाणा का माहौल बिगाड़ने की कोशिश कर रहे हैं। और उन 995 जो चुप की आवाज में, जो सभी आवाज में थे, वो सारे के सारे भारतीय जनता पार्टी के साथ में भारतीय जनता पार्टी को वोट किया है। तो बजरंग दास जल्दी का ये कह देना, अगर इनकी मान लूं मैं, अगर ये कहते हैं कि हमारा तो बहुत बड़ा प्रचंड बहुमत था, अरे भैया अगर आपका प्रचंड बहुमत था तो वोटिंग परसेंटेज क्यों नहीं बढ़ाई आपने? हम कह रहे हैं कि हमारे जो वोटर्स थे वो सारे के सारे निकले और वोट डाल के आए, लेकिन आपके फेवर में तो जनता ही नहीं। पिछली बार जहां आप लोगों को ज्यादातर में जहां आप लोगों को लीड थी, इस बार वोट कम हुआ है वहां पर, शहरी वोट कम हुआ है, जहां आप लोग मजबूत माने जाते हैं। ज्यादातर आपके मंत्रियों के हलकों में वोट कम हुआ है पंकज जी। जहां पिछली बार कांग्रेस को जहां लीड मिली थी या कांग्रेस तुलनात्मक रूप से मजबूत है, यहाँ वोट काफी हुआ है। देखिए वोट तो इसमें अभी आप ये बैठकर नहीं कह सकते कि हमारे पक्ष में जिन लोगों ने वोट किया वो कम नहीं हुआ, कांग्रेस का कम हुआ है, तो कहना भी बड़ा मुश्किल है। नहीं 5% वोट तो वो सभी का कम होएगा, वो तो जब भी कम होगा तो वो सभी का कम होगा और वो एक लेवल से कम होगा। ऐसा नहीं है कि अचानक से एक ही पार्टी का सारा कम हो जाएगा, वो सभी के लिए कम होगा, वो परसेंटेज ऐसा होता है। लेकिन मेरा ये कहना है कि जो परसेंटेज लगातार हरियाणा की जनता ने वोट में डाला है वो नहीं, उसमें अलग अलग हलकों की भी बात होगी ना पंकज जी। ऐसा नहीं कह सकते कि सभी जगह वो 5% कम हो गया, कहीं बहुत कम भी हुआ है। कुछ हलकों में, कुछ एक हल्के हैं जहाँ 70% से ज्यादा हुआ है, ऐसा हो कुछ जाएगा। आपके मंत्री वहाँ बहुत कम वोट भी हुआ है। अब ये तो हम रोजाना ही चर्चा कर रहे हैं और लगभग रोजाना आपकी पार्टी से अलग अलग प्रवक्ता रहते हैं, रोजाना ही बात उठती है। चलिए मैं चर्चा में दूसरे प्रवक्ताओं को भी जोड़ रही हूँ। टीपू जी, 6 लाख का मार्जिन हो सकता है 5 लाख हो जाए, लेकिन हाँ ये कारण हो सकता है, ये भी मैं हर बार कहती हूँ, हो सकता है मार्जिन भी कम हो जाए, कुछ भी हो सकता है। 4 तारीख को ही क्लियर हो पाएगा अपने आप में। टीपू जी, पिछली बार बीजेपी के खिलाफ चुनाव लड़ा, 4.5 साल सरकार में रहे, गठबंधन टूटा, फिर से बीजेपी के खिलाफ आ गए। अब कांग्रेस ये कह रही, चूंकि डेली हम चर्चा कर रहे हैं, कांग्रेस का कहना है कि जनता ने वोट खराब नहीं किया के बीजेपी के खिलाफ जो वोट देना था वो केवल कांग्रेस को दिया गया है, कांग्रेस का कहना है। देखो ज्योति जी, जो जनता ने जो वोट दिया है वो तो देखो 4 तारीख को नतीजों में स्पष्ट होगा ही। लेकिन रही बात जननायक जनता पार्टी की, जननायक ने सभी 10 की 10 सीटों पे बड़ी मजबूती से चुनाव लड़ा है और 3 ऐसी महत्वपूर्ण सीटें जिसपे हम ये मान करके चलते हैं कि हमारी जो मजबूती है वो और ज्यादा रही है, चाहे वो हिसार वाली सीट हो, भिवानी हो, गुड़गांवा हो, और इस पे और ज्यादा देखो नतीजा क्या रहेगा ये तो 4 तारीख को पता चलेगा। लेकिन जननायक जनता पार्टी का इन 3 सीटों पे काफी ज्यादा मजबूती से चुनाव लड़ा गया है। और रही बात है यहाँ पर बैठ करके जो भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता ने भी दावा किया 10 की 10 सीटों का, और कांग्रेस के प्रवक्ता भी दावा कर रहे हैं, मैं ये समझता हूं कि जो दावा इनकी ओर से किया जा रहा है, एक तरफ तो भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता यहाँ बैठ करके दावा कर रहे हैं, दूसरी ओर किस प्रकार जनता ने ये देखा भी कैसे जो कैंडिडेट है वो जिनका आधार कोई दूसरी पार्टी से रहा, वो एंड टाइम पर उनको बीजेपी का उम्मीदवार बनाया गया। और बीजेपी अपने आप को कहती है कि मैं कैडर बेस्ड पार्टी है, पन्ना प्रमुख बेस्ड पार्टी है, और उस टाइम पन्ना प्रमुखों की या कुछ कैडर की अनदेखी की गई। कैसे चुनाव संपन्न होने के बाद जो सोनीपत से जो इनके प्रत्याशी रहे हैं मोहनलाल बड़ौली जी, उन्होंने किस प्रकार खुद की पार्टी के नेताओं पर, उन्होंने यहाँ तक बोला है कि विधायक भी हो सकते हैं, पिछले सांसद भी हो सकते हैं, और उन्होंने भाई हमारी जो किस प्रकार कांग्रेस का वर्कर बन करके उन्होंने काम किया, मतलब हमारे साथ धोखेबाजी करी, अपने ही कैडर पे निशान उठाया, ये चीज भी देखने वाली बात है। किस प्रकार अगर अंबाला में जब अनिल विज जी का जो किसान विरोध कर रहे थे तो उन्होंने विरोध, किसानों ने अपनी बात रखी, तो खुद अनिल विज जी ने माना हाँ सरकार की तरफ से गोली चलाई गई और मैं इसमें सरकार का फेलियर मानता हूं। भाई ये आप मान करके चलो भी जो भारतीय जनता पार्टी तो 10 की 10 सीटों की जो हामी भर रही है वो 4 तारीख को इनका जो दावा वो फेल होने जा रहा है। जो 400 पार का जो नारा जो उन्होंने पूरे देश में दिया है वो नारा फेल होने जा रहा है, उसी तरीके से फेल होएगा जैसे हरियाणा में 75 पार का नारा फेल हुआ था। अब रही बात कांग्रेस की, आप लोगों का कोई नारा है क्या, कोई दावा, कोई नारा? जो जननायक कांग्रेस भी कह रही 10 की 10 जीतेंगे, बीजेपी भी कह रही, हालांकि कांग्रेस गठबंधन में कह रही 10 की 10, बीजेपी कह रही हम भी 10 जीतेंगे, आप लोगों का कोई नारा? मैं आपको बता रहा हूँ ये नारा नहीं है जो इन्होंने ये दावा कर रहे हैं। मैं कह रहा हूँ कि जनता जनार्दन से ऊपर कोई नहीं होता, भाई दावा आप कितना ही करो। मैं आपको फिर दोहरा रहा हूँ अपनी बात, हिसार वाली सीट से, गुड़गांव वाली सीट से और भिवानी वाली सीट से हमने जननायक जनता पार्टी ने बहुत मजबूती से चुनाव लड़ा है। अब मैं ये दावा कर दूं कि उन सीट को हम इतनी वोटों से जीत रहे हैं, वैसे कर रहे हैं, वो तो 4 तारीख को फैसला होगा।
लेकिन इन 3 सीटों पे बहुत मजबूती से जेजेपी ने चुनाव कोडिया जी, लड़ा है। जानते तो आप भी हैं कि मुकाबला तो इस बार बीजेपी और कांग्रेस में ही है। पिछली बार भी हिसार को छोड़कर बीजेपी और कांग्रेस में ही था। देखो ज्योति जी, आपने कहा कि जानता मैं भी हूँ। मैं आपको एक चीज बताना चाहता हूँ, जो लोकसभा का जो चुनाव होता है भी काफी सीटों पे एक साफ एक सिनेरियो ऐसा देखा जाता है कि एक जो वो वोटर है जो मोदी जी को दोबारा से प्रधानमंत्री बनाना चाहता है, उस पक्ष में एनर्जी लगाता है। एक वो वोटर है जो प्रधानमंत्री, जो नरेंद्र मोदी जी जो मौजूदा देश के प्रधानमंत्री, उससे छुटकारा पाना चाहते हैं। तो ये तो सिनेरियो है। आप भी ये जानते हो कि जो ये लोकसभा का चुनाव है, इन मुद्दों को लेकर के लड़ा गया कि सरकार में रह करके हमने ये काम किए, या विपक्ष ये काम करने जा रहा है, क्या इन मुद्दों को लेकर के चुनाव लड़ा गया? जननायक जनता पार्टी एक ऐसी पार्टी रही है जो 10 की 10 सीटों पे लोकल मुद्दों को लेकर के लड़ा गया चुनाव, और जनता ने देखा कि कौन तुम्हारे लोकल मुद्दों को उठा रहा है और कौन नहीं उठा रहा है। अगर मैं करनाल लोकसभा क्षेत्र की बात करूं तो जेजेपी ने ये मुद्दे उठाए कि चारों तरफ पानीपत को टोल टैक्स से घेर रखा है। जेजेपी ने ये चीजें उठाई कि किस प्रकार कल्पना चावला मेडिकल कॉलेज के अंदर कितनी खामियां रही हैं। जो लोकल इशू है वो जननायक जनता पार्टी ने उन मुद्दों को उठा करके अपनी बात रखी है जनता के आगे जनता ने फैसला करना है कि किस प्रत्याशी को कितनी वोट देनी है, किसको किस सीट से जिताना है, ये तो जनता का फैसला होगा। लेकिन जनता से बड़ा कोई नहीं है। यहाँ बीजेपी का प्रवक्ता बैठ करके जब ये कह दिया कि 10 की 10 हम सीटें जीतेंगे, 4 तारीख को मेरे को भी जोड़ लेना, इनकी 10 की 10 सीटें आज को कहना। 10 की 10 तो इस बार सभी किसी के लिए भी टफ लग रहा है। बीजेपी के लिए भी टफ है, कांग्रेस के लिए भी टफ है। कांग्रेस के हम गठबंधन की बात करें तो इंडिया अलायंस के लिए भी टफ लग रही है, बीजेपी के लिए भी टफ लग रही है। हालांकि जनता ने क्या डिसाइड कर दिया है 4 तारीख को पूरी तरह से साफ हो पाएगा, लेकिन अभी तक जो अटकलें हैं, जो कयास हैं, जो अनुमानी आकलन लगाए जा रहे हैं, उसके आधार पर हम कह सकते हैं। रेणु साहब, कांग्रेस ने खूब कहा चुनाव प्रचार के दौरान कि मुकाबला बीजेपी और कांग्रेस में ही है। इनेलो और जेजेपी को वोट काटू बताया गया है, लेकिन क्या आप लोग किसी मुद्दे के साथ ऐसा कोई करिश्मा कर पाए हैं कि आप लोगों को भी जनता ने वोट किया हो? आवाज नहीं आ रही आपकी। आपने म्यूट कर रखे है खुद को। रेड्डी साहब रुकिए एक बार, अनम्यूट कीजिए आप। रेड्डी साहब वही देखो आपके चैनल जी, अब आ रही आवाज, बोलिए। चैनल में ही मिलेगा मैडम। बोलिए बोलिए। मैं ये कह रहा हूँ, सबसे पहले हरियाणा प्रदेश के निवासियों को सफल शांति प्रिय मतदान के लिए बहुत बहुत बधाई। इसके बाद इंडियन नेशनल लोकदल पार्टी के बारे में ये कहूंगा कि इंडियन नेशनल लोकदल पार्टी किसी की वोट काटू नहीं थी। ये बहुत ही पुराना राजनीतिक दल है और हरियाणा प्रदेश में कई बार सत्ता में रह चुके हैं। इसलिए हमें लोकसभा का चुनाव लड़ना था, वो हमने मजबूती के साथ लड़ा। और इस चुनाव में कम से कम 3 हमारी लोकसभा सीट ऐसी है जहां पर हम टफ मुकाबले में आए हुए हैं, और 1 सीट का हमें आज भी भरोसा है कि कुरुक्षेत्र की सीट हम जीतने भी जा रहे हैं। बाकी सीटों पर भी हमने मजबूती के साथ लड़ा। लेकिन ज्योति जी, जिस प्रकार से आप सभी जानते हैं कि 5 साल के बाद सरकार का हिसाब किताब लेने के लिए लोकतंत्र में हमारे हिंदुस्तान में चुनाव रखे गए हैं। इसमें सरकार ने क्या किया, क्या नहीं किया, विपक्ष ने कैसी भूमिका निभाई, उसका सारे का लेखा जोखा प्रदेश की जनता तय करती है और उसके आधार पर वो वोट करती है। और सब वोटें जो है ना मत पेटियों में बंद हो चुके हैं, जो 4 तारीख को खुलेंगे और 4 तारीख को ही पता लगेगा। लेकिन मैं इतना कहना चाहूंगा कि ये जो चुनाव था एक खास चुनाव था। इस चुनाव में किसी प्रकार के भी मुद्दों के ऊपर ये चुनाव नहीं लड़ा गया, बल्कि एक पोलराइजेशन के आधार पर यह चुनाव लड़ा। और जनता ने मन बनाया कि भाई केंद्र की सरकार बननी है, केंद्र की सरकार में भाजपा की सरकार बने या भाजपा की सरकार ना बने, इस मुद्दे को लेकर के पूरे देश में वोटिंग जो है पोलराइज हुआ। उसके आधार पर वोटिंग की गई, जनता ने वोट की। क्योंकि हम जनता के बीच में जब जाते थे तो जनता के लोग यही कहते थे कि भाई आपकी क्षेत्रीय पार्टी है और ये राष्ट्रीय चुनाव है, इस चुनाव में हमें उनको वोट देने दो, अगले चुनाव में हम आपके साथ आएंगे, आपकी मदद करने का काम करेंगे। लेकिन जहां तक हरियाणा प्रदेश के 10 लोकसभा सीटों की बात है ज्योति जी, ये जो 10 लोकसभा सीटें हैं, इनमें 1 सीट के ऊपर हमें उम्मीद है कि कुरुक्षेत्र की सीट हम जीतने जा रहे हैं। और बाकी हमारा टफ फाइट में है 2 सीटों के ऊपर, बाकी हमने बड़ी मजबूती से चुनाव लड़ा है। लेकिन मैं ये कहना चाहता हूँ कि ये दावा कर रहे हैं 10 सीटें जीतने का। दुष्यंत से हमने बात की थी, दुष्यंत ये कह रहे थे 1 लाख वोट भी अभय चौटाला नहीं ला पाएंगे, और
इतने वोट अगर आते हैं उनके मुताबिक, तो ये भी कहना था आगे कि इलाहाबाद का चुनाव भी प्रभावित होगा फिर। हाँ, इस बात के ऊपर तो मैं यही कहना चाहूंगा आपके चैनल के माध्यम से। देखिए, अभय सिंह चौटाला ने, इंडियन नेशनल लोकदल पार्टी ने विपक्ष में रहते हुए जो भूमिका निभाई, जो भूमिका हम निभा सकते थे, जो लोगों ने हमसे उम्मीद की थी कि हम किस प्रकार की विपक्ष में भूमिका निभाएं, हमने उसे सवाया करके निभाने का काम किया। अब जनता हमें 1 लाख वोट देगी या 10 लाख वोट देगी, वो दे चुकी है। मतपेटियों में बंद है, 4 तारीख को आ जाएगा। ये कोई विवाद का विषय नहीं है, ना ही हम इस बात पर जाना चाहते, क्योंकि अब मतदान हो चुका है। हमारे को कितना क्रेडिट प्रदेश की जनता ने दिया है, वो जनता ने देना था। हमने जो करना चाहिए था वो हमने किया। अभय सिंह चौटाला ने जी तोड़ करके वो करने का काम किया। लेकिन मैं इतना जरूर आपके चैनल के माध्यम से कहना चाहूंगा, यदि हरियाणा प्रदेश की कांग्रेस पार्टी चाहती, हरियाणा प्रदेश चाहता था कि भारतीय जनता पार्टी को केंद्र से भी चलता किया जाए और उसमें 10 सीटों का बड़ा अहम महत्व था। यदि चाहती तो 10 की 10 सीटों पर हम भारतीय जनता पार्टी को क्लीन स्वीप करने का दम रखते थे, कर सकते थे। अब भारतीय जनता पार्टी को जितनी भी सीटें जाएंगी वो सारी कांग्रेस की देन होगी। कांग्रेस के द्वारा अभ्यदान होगा भारतीय जनता पार्टी को। कहीं ना कहीं भारतीय जनता पार्टी को हरियाणा प्रदेश से क्लीन स्वीप करने से रोकने के लिए कांग्रेस पार्टी ने बड़ी भूमिका निभाने का काम किया है और उसमें वो सफल भी हुई है। ये मानना कि भाई कांग्रेस कितनी सीट लेगी, चलो ठीक है, कुछ 1-2 सीट कांग्रेस की जा सकती हैं, लेकिन भारतीय जनता पार्टी को फायदा पहुंचाने के लिए जिस प्रकार से एक षड्यंत्र रच करके, एक चक्रव्यूह बना करके कांग्रेस के अमुक नेताओं ने वो रचा था, उसमें वो सफल हुए हैं और सफल, ऐसा लगता है कि सफल हो जाएंगे। बाकी 4 तारीख को ही पता लगेगा। रेणु साहब, कांग्रेस अगर कुछ सीटें जीतेगी, सुनिए, आपके मुताबिक अगर कुछ सीटें जीतेगी कांग्रेस तो कहीं ना कहीं नुकसान ही करेगी बीजेपी का। आप लोग अगर एक भी नहीं जीत पाएंगे तो फायदा तो आप पहुंचाएंगे नहीं। क्या आप लोगों ने मजबूती से नहीं लड़ा फिर चुनाव? क्या आप लोगों ने बीजेपी की हेल्प की? क्या कोई नुकसान नहीं। अच्छा ज्योति जी, हमने पूरा मजबूती से लड़ा और जो 1-2 सीट कांग्रेस जीतने जा रही है वो भी आपस की सांठगांठ है। 4 तारीख को सब कुछ ओपन हो जाएगा। 4 जून को जब परिणाम आने शुरू होंगे, किस प्रकार से रोहतक और करनाल में आपस की सांठगांठें हुई हैं, किस प्रकार से अंदरूनी खाते पर इनमें समझौते हुए हैं, वो सारे के सारे 4 तारीख को आपके सामने आएंगे। और अभी हमारे बजरंग भाई जी 10 की 10 का दावा करने जा रहे हैं। मैं एक सीट मैं भी गिना सकता हूँ कि कहां पर आपकी कैसे हालत कितनी पतली बनी हुई है। ठीक है, हम मानते हैं कि कांग्रेस 2 सीटों पर मजबूत दिखाई दे रही है आज के दिन। हो सकता है कहीं से एक आध और लग जाए, लेकिन जो 7 सीटें या 8 सीटें भारतीय जनता पार्टी को आपने दिलवाने का काम किया, उसका जो आपका जो आभार व्यक्त भारतीय जनता पार्टी जरूर करेगी और वो सबके सामने भी आएगा। यदि कांग्रेस पार्टी सही कैंडिडेटों का चयन करती, सही ईमानदारी से चुनाव लड़ती, तो कहीं ना कहीं हरियाणा प्रदेश में बहुत एंटी इनकम्बेंसी थी और बहुत। चलिए, मैं आम आदमी पार्टी को चर्चा में जोड़ूं उससे पहले बजरंग जी को कुछ कहना। बजरंग जी, ये बात तो रोजाना ही उठती है, ये चुनाव, इन्होंने इनको मदद कर, ये इलेक्शन के दौरान भी खूब कहा गया कि ये सेटिंग हुई है बीजेपी और कांग्रेस में। करनाल और रोहतक को लेकर बार बार कहा गया। आज भी कह रहे हैं रेणु साहब कि आप लोगों ने हेल्प कर दी भारतीय जनता पार्टी की। ज्योति जी, इनके पल्ले कुछ रात तो है नहीं, ये तो सिर्फ वोट काटने के लिए खड़े हुए थे। वे कैसे न कैसे कांग्रेस पार्टी के प्रत्याशियों को नुकसान पहुंचाए और इन्हें कोई मुद्दा नहीं था। इन्होंने खुद माना कि कोई मुद्दे के चुनाव नहीं थे, इधर राष्ट्रीय चुनाव थे। एक पार्टी तो ये थी भी मोदी को जिताना है, दूसरे लोग दल जो चाहते थे कि मोदी हटे, ये चुनाव था और कोई मुद्दे की बात नहीं हुई। मैं जोती रहता हूं, हर भाषण के अंदर कांग्रेस पार्टी की जितने नेता हमारे मैदान में आए, चाहे राहुल जी आई, चाहे अपने प्रियंका जी आए, चाहे हमारे खड़गे जी आए, हुड्डा जी आए, उदयवान जी, जो भी नेता आए, सबने मुद्दे की बात की है और मुद्दे गिनाए हैं। यहाँ तक कि हमने केंद्र की योजना बताई है। हमारी सरकार आने पर हम अग्निवीर योजना खत्म करेंगे। हमने ये कहा किसान के ऊपर, कृषि ऊपर जो भी सामान है उस पर जीएसटी समाप्त करेंगे, जीएसटी में सरलीकरण करेंगे और हमने हर एक बातों को जनता के सामने रखा। 30 लाख युवाओं को सरकारी नौकरी
देने का वादा किया। हमने वो मोदी की तरह 2 करोड़ युवाओं को 22 साल नौकरी देने का जो वादा किया था, जुमलेबाजी वो बिल्कुल नहीं की। हमने हरियाणा की बात की, जब हरियाणा का मुद्दा आया हमने कहा हरियाणा में सरकार बनने पर 6,000 रुपए बुढ़ापा पेंशन देंगे, 500 रुपए रसोई गैस सिलेंडर देंगे, 300 यूनिट बिजली फ्री देंगे और पहले की तरह गरीबों को 300 गज के मुफ्त प्लाट देंगे। अनेकों योजनाएं हमने जनता को बताई। हम अपनी योजना लेकर जनता के बीच गए। हर भाषण में हमारा कोई भी भाषण खुल लो, हमने ये गाली करने के बजाय, झूठे आरोप लगाने के बजाय हमने जनता की समस्याओं को उठाने का काम किया है। जनता को हमने मलम लगाने का काम किया है। और यहाँ तक कि मेरे साथी ने कहा कि कांग्रेस पार्टी ने मदद कर दी। अरे कांग्रेस पार्टी चुनाव लड़ रही है या भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ लड़ रही है? आपकी तरह ये तो नहीं है कि जाके हम जीतने के बाद उनके साथ मिल जाए। राज्यसभा के अंदर आपने भारतीय जनता, एक ही तो विधायक था, वो जाकर राज्यसभा के अंदर भारतीय जनता पार्टी को वोट दिया। फिर कहते हैं हम उनके खिलाफ लड़ाई लड़ते हैं। कल तक तो ये कहते थे हम निरी समर्थी नहीं, बिल्कुल बात भारतीय जनता पार्टी ने खड़ा किया था, उनका समर्पित था, वो कैंडिडेट था। आज भी वो जो कैंडिडेट है भारतीय जनता पार्टी के साथ खड़ा है और पूरी तरह से मदद कर रहा है। और एक बात चलिए मैं आम आदमी पार्टी को चर्चा में जोड़ रही हूँ, उसके बाद रेड्डी साहब को कुछ कहना आएंगे आपके पास। नवीन जी, कुरुक्षेत्र ही आप लोग लड़ रहे थे, यहाँ इनेलो दावा कर रही, रेड्डी साहब कह रही हैं कि अभय जीत रहे हैं यहाँ से। दूसरा पंकज बेनीवाल जी का भी कहना था कि यहाँ मिलकर चुनाव लड़ा, पंजाब में एक दूसरे को पानी पी पी कर कोस रहे हैं आप लोग। पंकज जी क्या बोल रहे हैं विषय वो नहीं है, विषय वो नहीं है। विषय ये है कि आज लोकतंत्र के पक्ष में कौन खड़ा है और लोकतंत्र के विरोध में कौन खड़ा है। चुनाव इंडिया गठबंधन ने लड़ा, वो भी लोकतंत्र को बचाने के लिए। ये गठबंधन हुआ लोकतंत्र को बचाने के लिए। हमने अपनी जिम्मेदारी का निर्वहन पूर्ण तय किया है। अब ये क्या बातें बना रहे वो इनके ऊपर छोड़िए। और रही कुरुक्षेत्र की बात, कुरुक्षेत्र हम पूर्ण बहुमत से जीत रहे हैं। और जिस प्रकार अन्य प्रवक्ताओं ने कहा, जेजेपी ने कहा, हम भी वही बात दोहरा रहे हैं कि 30,000 भी पार कर दे अभय चौटाला तो बता देना हम भी यहीं आएंगे, आप भी यहीं आओगे। और दूसरी बात भाजपा की बात करते हैं। भाजपा तो जब इलेक्शन शुरू नहीं हुए थे, इलेक्शन शुरू होने से पहले, शुरू होने के बाद आप मनोहर लाल खट्टर जी के बयान सुनिए। मनोहर लाल खट्टर जी शुरू होने से पहले भी अधिकारियों को धमकियां दे रहे थे कि तुमको देख लेंगे। शुरू होने खत्म होने के बाद भी आज धमकियां दे रहे हैं कि तुमको देख लेंगे। ये उनकी बौखलाहट बता रही है, बौखलाहट साफ तौर पर दिखा रही है कि आज वो हार रहे हैं चुनाव को। और दूसरी बात आप एक चीज और देखिए, एक पिताजी शब्द का किस प्रकार से अपमानित करने का काम इनके उम्मीदवार ने किया है कुरुक्षेत्र के अंदर। एक बलात्कारी को ये पिताजी कहते हैं, एक हत्यारे को ये पिताजी संबोधित करते हैं, तो इससे शर्मनाक क्या बात हो सकती है। इनकी विचारधारा, इनकी सोच उसी से प्रकट हो जाती है कि ये अपने निजी स्वार्थ के लिए किसी भी हद तक जा सकते हैं। और रही बात, ये चुनाव तो उसी दिन हार गए थे जिस दिन इनके पास कैंडिडेट नहीं था। अपने पास दूसरी पार्टियों से ये कैंडिडेट लेके आते हैं। चुनाव तो उसी दिन ये खुद ही हार गए थे, जनता ने इनको नकार दिया था। चुनाव ये उस दिन हार गए थे जिस दिन इन्होंने 750 किसानों की शहादत ली। उस दिन ये चुनाव हार चुके थे। उस दिन चुनाव हार चुके थे जब किसानों के कदमों में किले बिछाने का काम कर रहे थे। उस दिन चुनाव ये हार चुके थे। आज क्या भाजपा प्रवक्ता एक बलात्कारी को बलात्कारी कहने का साहस कर पाएंगे? आज उनको ये पिताजी तो ये बोल सकते हैं, उनके दंडवत प्रणाम ये कर सकते हैं, परंतु एक बलात्कारी, एक हत्यारे, एक सजा याफ्ता को ये कभी भी अरविंद केजरीवाल को संबोधित नहीं कर पाएंगे। के साथ क्या कर दिया सीएम हाउस में? आप सीएम हाउस में क्या कर दिया स्वाति मालीवाल के साथ? बोलेंगे अरविंद केजरीवाल के खिलाफ? हरियाणा के, अरे बोलेंगे अरविंद केजरीवाल के खिलाफ 2 शब्द? पंकज बेनीवाल सीएम हाउस में हरियाणा के, अगर आप ही के घर के अंदर, अरे नवीन जी उदाहरण लीजिए, आपके घर के अंदर एक महिला के साथ दुर्व्यवहार हो जाए तो आपके उंगलियां नहीं उठेंगी क्या? अरे सीएम हाउस के अंदर, दिल्ली के मुख्यमंत्री के घर के अंदर आपकी मौजूदा सांसद के ऊपर व्यभिचार का मामला लग गया, आप बोलेंगे नहीं उसके ऊपर? संदीप सिंह खिलाड़ी बेटी के साथ पे बोल के बताओ, जब समझ में आएगा सबको। बताना चाहिए था ना, आप लोगों का प्रधानमंत्री
कैसे आप लोगों का प्रधानमंत्री चरित्र है और चरित्र हनन कर रहे हैं आप महिलाओं का यहाँ पर बैठ के? जिनके 3000 अरे आप ये बताओ, एक बार स्वाति मालीवाल के साथ हो या अरविंद केजरीवाल के साथ करने जाते हैं, उनके लिए स्वाति मालीवाल पंकज जी, इनको अपनी बात करने दीजिए, आप बीच में मत बोलिए। देश जानता है उसी कारण से हम कह रहे हैं कि आप बोलेंगे पूरी तरह आ रहे हो हरियाणा, नहीं बोलेंगे, पूरी तरह आ रहे हो आप हरियाणा में, क्योंकि इनके हाथ बौखलाहट है, दसे हुए हैं, बौखलाहट है, तो आप आज बोलने भी नहीं दे रहे। आप जिस प्रकार का व्यवहार टीवी पर कर रहे हो, जनता अरे आप स्वाति मालीवाल के बारे में नहीं बोल रहे हो, चीजों को आप तमाम बातें कर दी आपने, लेकिन आप हरियाणा की बात स्वाति मालीवाल के साथ जो दुर्व्यवहार हरियाणा की बात करो, मैं विचार हुआ, उस पर नहीं बोलेंगे आप? अरे उस पर नहीं बोलेंगे क्या? हरियाणा के मुद्दे पे बात, अरे आप उस पर बोलेंगे कि नहीं बोलेंगे? आप दिल्ली में मालीवाल पे बोलेंगे कि नहीं बोलेंगे? अरे सीएम हाउस में हुआ है, हजारों चीजें पूछेंगे हम आपके, आपका मुख्यमंत्री कैसे हरियाणा का बेटा हूँ, हरियाणा के बेटे के घर में ऐसी हरकतें हो रही है? हरियाणा के बेटे ऐसे नहीं होते, हरियाणा के बेटे। पंकज जी, डिटेल मत कीजिए, आज आप एक बलात्कारी को पिताजी कहते हैं, ये आपके संस्कार है क्या? आपके संस्कार ये दर्शाती है एक बलात्कारी को पिताजी कहे? आपके संस्कार हमारे आप एक नजर हमारी पार्टी के संबोधित कर रहे हैं, पंजाब में कांग्रेस। आज आप पंकज बेनीवाल के ऑडियो डाउन कर दीजिए, मात्र एक चुनाव के लिए किसी को भी पिताजी बना देते हैं। आपको शर्म आनी चाहिए इन बातों पे। आप अपना ठीक है, आप आश्वस्त हैं कि हम जीत रहे। नवीन जी, आपका अनुमान ये है कि अभय चौटाला को 30,000 वोट भी नहीं मिलने वाले, आपका ये अनुमान है, और गुप्ता जीत रहे हैं, आपका ये कहना है? सुशील गुप्ता जी को जिस प्रकार से वहां की जनता ने प्यार दिया है, उनका स्वागत किया है, उनको सम्मान दिया है, उससे तय है कि हम पूर्ण बहुमत से लाखों वोटों से जीत रहे हैं वो चुनाव। नवीन जिंदल का जिस प्रकार से बहिष्कार हुआ वहां पर, जिस प्रकार से मजबूरी में उसको गाड़ी में बैठ के पिताजी शब्द बलात्कार के निकालने पड़े, उससे कुछ बात तो कुछ हो ही नहीं सकती। आप देखिए, जनता इन्होंने जब से इनका शासन आया है, हरियाणा के अंदर भेदभाव जैसी विचारधारा, लड़ाई दंगे, गोलियां चलाना किसानों के ऊपर, इस तरह के कांड इन्होंने करवाए हैं। चलिए, आपका जवाब आ गया, आप जीत का दावा कर रहे हैं। रेणु साहब को कुछ कहना था? रेणु जी, जेजेपी 1 लाख तक की तो बात कर रही है, आम आदमी पार्टी कह रही 30,000 वोट भी नहीं ले पाएंगे अब है। देखिए ज्योति जी, मैं ये कहना चाहता हूँ, बजरंग दास गर्ग कांग्रेस के एक बड़े नेता, मैं बड़ा नेता मानता हूँ उनको, और एक बड़ा नेता जब टीवी के ऊपर बोलता है तो शायद लोग उसकी बात को गंभीरता से सुनते हैं, और ऐसा बड़ा नेता जब झूठ बोलता है तो वो एक निष्पक्ष बात नहीं बोलता है, तो कहीं ना कहीं ऐसे बड़े नेताओं को उसका क्षति होती है, नुकसान होता है। इन्होंने कहा कि इनेलो जो है चुनाव के बाद बीजेपी के साथ गठबंधन कर लेती है और एक सांसद को वोट देने का काम किया। माननीय श्रीमती सोनिया गांधी जी ने सुभाष चंद्रा के मुकाबले में डॉक्टर आनंद को कैंडिडेट बना करके भेजा था, और उस टाइम 14 कैंडिडेट की स्याही से उनके पोलिंग कैंसिल हुआ, और भूपेंद्र सिंह हुड्डा जी ने लेटर दिखाया था अपना वोटिंग से कि देखो भाई मैंने खाली डाल दिया, ये दिखाया था। कांग्रेस का समर्थन था। बजरंग जी, आप गलत मत बोलिए। नहीं, आप गलत मत बोलिए। आगे आनंद को कांग्रेस का समर्थन था, किसी को नहीं दिया। इसी प्रकार से तो पार्टी हाईकमान ने किसको समर्थन दिया था? पार्टी हाईकमान कांग्रेस ने किसको समर्थन दिया था, बता दीजिए। वो समर्थन, कांग्रेस का फैसला क्या था? की बात मान सकता हूं। इसी प्रकार नहीं, आप डिनाई मत कीजिए ना, फिर आपकी पार्टी का ही फैसला था। अब एक वोट कैंसिल होगी। मैं सुनना फैसला। हाँ, दूसरी बात, देखो आप बड़े नेता हो, आप हजम करना सीखो, बात को हजम करना सीखो। किस प्रकार से सोनिया गांधी के द्वारा नियुक्त किए गए कैंडिडेट का भी विरोध भूपेंद्र सिंह हुड्डा ने अपना पोलिंग लेटर दिखा करके कहा था कि देखो भाई मैंने खाली छोड़ दिया है, मैंने वोट किसी को नहीं किया है। दूसरी बात, अभी एक वोट जो आपका कैंसिल हुआ है जिसके कारण से ये कार्तिकेय जी सांसद बने, वो किसने किया था? वो भी आपकी पार्टी ने ही किया था। जहां तक आम आदमी पार्टी वाले की बात है, हरियाणा प्रदेश में कहते हैं कांग्रेस और आप एक, और पंजाब में कहते हैं कांग्रेस वजह से कार्तिक बने ये फिर आप नहीं कांग्रेस को दोष भी दे रहे हैं। आप लोगों ने तो खुलकर वोट किया था ना। ठीक है, कांग्रेस की गुटबाजी थी, हालांकि विषय आज का ही नहीं, लेकिन आप लोग इस पर चर्चा कर रहे हैं तो मैं कह रही हूँ। आप फटाफट कुरुक्षेत्र पर आ जाइए। आप कह रहे हैं जीतेंगे, जेजेपी कह रही 1 लाख से नीचे रहेंगे, आम आदमी पार्टी कह रही 30,000 भी नहीं आने वाले वोट। हाँ, बिल्कुल मैं कुरुक्षेत्र पर आ गया। हमने बड़ा मजबूती से कुरुक्षेत्र का चुनाव लड़ा, और मैं आपको आपकी सभी साथियों की नॉलेज के लिए बता दूं,
मैं भी कुरुक्षेत्र में ही कैथल शहर का प्रभारी लगा हुआ था और कैथल शहर में मैं काम कर रहा था, जिसके कारण मैं पूरे कुरुक्षेत्र कॉन्स्टिट्यूंसी में 20 दिन रहा हूं, वहां घूमा हूं। लोगों ने बड़ा गर्मजोशी के साथ इंडियन नेशनल लोकदल पार्टी के नेता का स्वागत किया। हम जैसे जो छोटे कार्यकर्ता गए हुए थे, हमारे को भी गले लगाया, प्यार दिया, सम्मान दिया। मैं कुरुक्षेत्र की पूरी जनता का बहुत बहुत आभार प्रकट करता हूं। अब क्योंकि वोट जो है वो मतपेटियों में बंद हो चुके हैं, कितनी आएंगी कितनी नहीं आएंगी, आम आदमी वाले कुछ भी कहें, 30,000 कहें, 5,000 कहें, 10,000 कहें, वो तो 4 तारीख को सबके सामने आ जाएगा। लेकिन इतना जरूर है, यदि सुशील गुप्ता जी कुरुक्षेत्र से जीत जाते हैं तो मैं ये जरूर कहना चाहूंगा, कुरुक्षेत्र की जनता को इसका खामियाजा आगे उठाना पड़ेगा, ये निश्चित होगा। क्योंकि चलिए जवाब में आम आदमी पार्टी से हरियाणा प्रदेश की हितैषी है ही नहीं। फिर भी यदि वहां के लोग हालांकि न नौमण तेल होगा न राधा नाचेगी, सुशील गुप्ता जी बिल्कुल नहीं जीत रहे हैं। लेकिन आज आपके चैनल पर मैं कुरुक्षेत्र की जनता से ये निवेदन करना चाहता हूं, यदि आपने सुशील गुप्ता को ही जिताया है तो मैं समझता हूं आपका जो निर्णायक जो आपकी सोच है वो सही नहीं रही है। क्योंकि वोटर्स की सोच को तो हम गलत नहीं बता सकते, वोटर्स अपने विवेक से वोट करते हैं। पंकज देते हो तो वो भी कोई अच्छा फैसला नहीं होता है। पंकज जी, बौखलाहट बता रहे बीजेपी की, बौखलाहट है कि प्रशासन को लेकर जो कहा जा रहा है, आम आदमी पार्टी का कहना है, और क्या वाकई बोगस वोट बहुत हुआ है? पूर्व मुख्यमंत्री मनोहर लाल भी कह रहे हैं काफी शिकायतें आई। देखिए, शिकायतों के बेसिस पे ही मनोहर लाल जी ने एक्शन लिया है, और जो शब्दावली का यूज किया है वो जब कोई शिकायत आएगी तो क्या उस पर कार्रवाई ना हो। भारतीय जनता पार्टी कांग्रेस या आम आदमी पार्टी जैसी नहीं है कि कोई भी शिकायत आए नॉर्मली चलता रहेगा। स्वाति मालीवाल पे केस हो जाए, अरविंद केजरीवाल कुछ नहीं बोलेंगे। अगर मनीष सिसोदिया जेल में चले जाए तो प्रोटेस्ट नहीं करेंगे, लेकिन स्वाति मालीवाल के खिलाफ अगर विभव कुछ विचार करता है तो उसके लिए प्रोटेस्ट करेंगे। भारतीय जनता पार्टी हमेशा ही आमदा है पूरे देश के अंदर, पूरे हरियाणा के अंदर एक अच्छी सरकार कायम करने के लिए। अगर जिसने भी गड़बड़ी की है पाया जाएगा, इनको परेशान होने की आवश्यकता क्या है। और जो विपक्ष ने मान लिया है, आज इनेलो के मेरे बड़े भाई रेणु साहब ने कहा है कि भारतीय जनता पार्टी 8 से 9 सीटें जीत रही है। और नहीं, इन्होंने कहा 2 तो जीत रही। देखिए, इन्होंने बहुत घुमा फिरा कर बात की है। 2 जीत रही, पहले कहा 1 जीत रही कांग्रेस, फिर कहा 2 जीत रही है, फिर कहा 1-2 और भी जीत सकती है। तो एक कहते 4 तो ये कह गए कांग्रेस की, तो मेरा ये मानना है कि अगर विपक्ष ये मान ले कि आपने कहा 1 तो ये जीत रहे हैं, 1 की तो सेटिंग हो गई है, फिर आपने कहा 2 ये जीत रहे, हो सकता है 1-2 ये भी जीत जाए, 1 और भी जीत जाए। आत्मविश्वास जनता भी बढ़ाती है ज्योति जी, और विपक्ष भी बढ़ाता है। विपक्ष भी हमारा आत्मविश्वास बढ़ाता है और जनता तो बढ़ा ही रही है। तो हम तो इसलिए कह रहे हैं, हमारा तो दावा ये है कि 10 की 10 सीटें जीतेंगे। और जेजेपी के जो मेरे भाई बात कर रहे थे, मैं इनको बता दूं, मोदी जी के आने के बाद डिजिटल इंडिया का जमाना आ गया, तो ताले चाबी खत्म हो गए। आजकल लोग भी डिजिटल आ गए, अपना निशान जो बदलना आप लोगों को शायद पड़ेगा। 4 जून के बाद जब जैसे ही मोदी जी तीसरी बार प्रधानमंत्री देश के बनेंगे, इंडिया अलायंस के जो गठबंधन के आज 2 साथी यहाँ बैठे हुए हैं, बजरंग दास गर्ग जी और नवीन दुबलदन जी, ये दोनों 4 जून के बाद एक दूसरे के कपड़े फाड़ते आपको आप ही के टीवी चैनल पे दिखेंगे, जैसे 1.5 महीना पहले दिखते थे। क्यों? तब लोकतंत्र कहां चला जाएगा, या 1.5 महीना पहले लोकतंत्र कहां था, या 4 जून के बाद जैसे ये लोग हारेंगे, इनकी सरकार नहीं बनेगी, मोदी जी प्रधानमंत्री बनेंगे, फिर से कपड़े फाड़ते एक दूसरे के नजर आएंगे, फिर कहेंगे ये तो हरियाणा का चुनाव है जी। अरे हरियाणा में अब चुनाव नहीं लड़ रहे थे क्या? और इन्होंने कहा कि मेरा कहना क्या है। अरे खड़गे जी राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं, नवीन दुबलदन जी आपको पता होना चाहिए कि आपके अलायंस के एक सबसे बड़े घटक दल के राष्ट्रीय अध्यक्ष खड़गे जी ने कहा है कि भगवंत मान की सरकार नाकारा सरकार है पंजाब के अंदर। आपको पता ही नहीं है किसी चीज का। आप एडवोकेट है, आप थोड़ा एजुकेट होकर के आया करिए, पता करिए कि डिबेट में बैठने के लिए क्या कहा? क्या बात करनी है? सुरजेवाला ने वापस आकर क्या बोला है कि सारे के सारे लोग वहाँ पर बात करना। अरे नवीन भाई, आप बोलना चाहिए स्वाति मालीवाल के ऊपर, आप बोलने लग जाते हैं, स्वाति मालीवाल पे बोलना पड़ेगा। आप लोगों की बौखलाहट है ये, बौखलाहट होगी, लाजमी बात है। आप बोलिए, हरियाणा की अच्छा बेनीवाल जी, सुनिए नवीन जी, आप साथ साथ मत बोलिए। मैंने बेनीवाल जी की ऑडियो राउंड करवाई थी ना, आप साथ में आप क्यों बोल रहे हैं? आपने अपने टाइम में बोलिए सभी। मोहनलाल बड़ोली का जो बयान आया जिसमें वो कह रहे हैं कि कांग्रेस की मदद की गई है, हाईकमान कार्रवाई करेगा आने वाले टाइम में। पत्रकारों ने जब पूछा कि कौन है, तो उन्होंने सांसद भी कहा है, विधायक भी कहा है, पदाधिकारी भी कहा है।
क्या आप लोगों ने उनसे बात कर ये इस बात को लेकर जानकारी ले ली है कि आखिर किसने कांग्रेस की मदद की है? ज्योति जी, उनके बयान को अगर पूरा सुने तो पहली लाइन ये है कि कुछ वीडियो के माध्यम से, कुछ मीडिया के साथियों के माध्यम से, कुछ वीडियोस के माध्यम से मुझे पता चला है, मैं पुष्टि नहीं कर रहा इस चीज की कि ऐसे ऐसे हुआ है, उन चीजों का उन्होंने खंडन किया है। इसमें तो कुछ गलत बात है ही नहीं। कुछ खंडन नहीं किया, आप ऐसे मत कहिए, आप ये मत कहिए, हमने रिपोर्ट में बाइट लगाई है उनकी। ऐसा नहीं कहा कि आप मुझे वीडियो दिखाया और मैं इनकार कर रहा हूँ या मैं पुष्टि नहीं कर रहा हूँ या मैं इनकार कर रहा हूँ, खारिज नहीं किया उन्होंने कहा कि हाईकमान आने वाले समय में ऐसे लोगों पर कार्रवाई करेगा। मीडिया ने पूछा कौन, तो उन्होंने सांसद भी कहा है, विधायक भी कहा है, पदाधिकारी भी कहा है। तो आप क्या अपने उम्मीदवार की बात को सीरियसली नहीं ले रहे हैं? नहीं, मैं तो कह रहा हूँ इस बात को, अगर किसी ने भी गड़बड़ी की है चुनाव तो आप उन्हीं की बातों को तोड़ मरोड़ रहे हैं कि उन्होंने कहा कि मैं यकीन नहीं करता इस पर। हमारे सांसद को अगर लगेगा तो पार्टी हाईकमान क्यों नहीं फैसला लेगा? पार्टी हाईकमान बिल्कुल सख्ती के साथ काम करेगा। हम ऐसा नहीं, हम किसी को छोड़ते नहीं है, चाहे वो भारतीय जनता पार्टी के अंदर रह करके भीतर घात करे, चाहे बाहर से करे, किसी को बख्शा नहीं जाता यहाँ पर। हरियाणा की जनता के साथ और देश की जनता के साथ न्याय पे काम करती है भारतीय जनता पार्टी, किसी के साथ अन्याय नहीं होने देती। अगर हमारे ही कैंडिडेट को ऐसा लग रहा है तो उसको भी न्याय मिलेगा, और वहां पर जो भी उनके साथ विपक्ष में उनके लिए काम किया होगा उनका पर कड़ी कार्रवाई हमारी भारतीय जनता पार्टी का अलग करके दिखाएगा। भीतरघात का एक एंगल भी हमने चर्चा में लिया है, और कांग्रेस में तो गुटबाजी बहुत बार चुनाव प्रचार में भी देखी गई। तो क्या नुकसान रहेगा आप लोगों को अलग अलग सीटों पर भीतरघात का? ज्योति जी, किसी प्रकार का कोई नुकसान कांग्रेस पार्टी के प्रत्याशी को हुआ है? सभी ने एकजुट होकर काम किया है। यहां तक कि सभी नेता अपने अपने क्षेत्र के अंदर चुनाव लड़ रहे थे, और यहां तक आपने देखा जनता ने भारतीय जनता पार्टी को वोट की चोट देकर इस चुनाव में हराने का काम किया है। और ये चुनाव, ये आम चुनाव नहीं था। अच्छा, सोनीपत में कुछ बीजेपी नेताओं की मदद मिली है क्या आपके उम्मीदवार को? बड़ोली साहब ये कह रहे हैं कांग्रेस की मदद कर दी कुछ लोगों ने, हुआ सोनीपत में ऐसा कुछ? काफी जनता पार्टी के नेता ऐसे थे जो अपनी पार्टी से दुखी थे, नाराज थे। कई स्टेशन की बात है, उन्होंने भारतीय जनता पार्टी को वोट देना उचित नहीं समझा, घर बैठ गए, मगर उन्होंने भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी को वोट नहीं दी। मैं उदाहरण देता हूं, सरसा के अंदर लगभग भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता नाराज थे। आप तसल्ली कर लो, आप हिसार में तसल्ली कर लो। यहाँ तक कि इनके पास कैंडिडेट नहीं थी ज्योति जी, इनके पास तो उधारे मांगे हुए कैंडिडेट। आप ये कह रहे हैं ना बजरंग जी कि भारतीय जनता पार्टी के काफी कार्यकर्ताओं ने वोट ही नहीं किया, घर बैठना ठीक समझा। जो त्रिलोचन सिंह कह रहे हैं करनाल उपचुनाव के आपके उम्मीदवार कि काली भेड़ है पार्टी में, कुछ हाईकमान उन पर कार्रवाई करेगा, ये लोग चाहते हैं सरकार तो हमारी बन जाए लेकिन विधायक हमारा नहीं बने, उस पर भी कुछ कहेंगे? वो भी कह रहे हैं बीजेपी की मदद हुई है वहां पर करनाल उपचुनाव। बिल्कुल कहूंगा, बोलिए फिर। ये बिल्कुल सही बात है, मैं त्रिलोचन सिंह की बात का समर्थन करता हूँ। मेरा मित्र है, मेरा साथी है, वहां कुछ सेटिंग हुई है, इसमें कोई दो राय नहीं। वहां सरकार के दबाव में, ईडी के दबाव में, मुख्यमंत्री और पूर्व मुख्यमंत्री के दबाव के अंदर कुछ सेटिंग हुई है, हमें भी रिपोर्ट मिली है, त्रिलोचन सिंह का फोन मेरे पास आया भी है, इसमें कोई दो राय नहीं। जी, जहां जहां कोई गड़बड़ किसी एक प्रकार की हुई है, जैसे करनाल की शिकायत आई है, तो एक्शन लिया जाएगा, इसमें कोई दो, मैं खुले तौर पर कह रहा हूं। इकली बार जो टिकटें बटी, बिल्कुल मेरिट के आधार के ऊपर टिकटें बटी है लोकसभा की, और मैं कांग्रेस पार्टी की हाईकमान को इसके लिए बधाई देता हूं और धन्यवाद करता हूं। और एक बात और कहता हूं, जिस प्रकार नीलो के मेरे साथी कहते हैं भाई हम तो 1 लाख वोट की हम जीतेंगे, ये जमानत बचा ले। नहीं, इन्होंने 1 लाख नहीं कहा, तो जीत की बात कह रहे हैं, हम जीतेंगे कुरुक्षेत्र सही। मैं कहूँ, मैं ये तो नू कह देंगे 10 की 10 जीतेंगे। ज्योति जी, आपको भी पता है इनकी स्थिति क्या है, ये तो 10 की 10 सीटों पर जमानत बचा लेना, 1 सीट पर बहुत बड़ी बात है इनके लिए। कोई 10 में से 1 के अंदर जमानत बच गई, ये कोई चुनाव जीतने के लिए नहीं लड़ रहे थे, ये तो सिर्फ
इंडिया गठबंधन के प्रत्याशी को हराने के लिए भारतीय जनता पार्टी की बी टीम बनकर चुनाव लड़े थे। आपके चैनल पे क्या कहा भी कांग्रेस पार्टी के 2 प्रत्याशी जीतेंगे, एक आधा और जीत जाएंगे, भारतीय जनता पार्टी जीत रही है। इससे स्पष्ट होता है ये मैदान छोड़ के भाग रहे हैं, ये भारतीय जनता पार्टी की मदद कर रहे हैं। कुरुक्षेत्र में भारतीय जनता पार्टी मदद लास्ट कमेंट की ओर आ रहे हैं हम अभी। जगह जगह इन्होंने हिसार के अलावा हर जगह जमानत जब्त थी पिछली बार। भारतीय जनता पार्टी की मदद हिसार के अलावा हर जगह अभी रेणु साहब नहीं जेजेपी के बाद में आपके पास ही आ रही हूँ सवाल के साथ। टीपू जी, हिसार के अलावा हर जगह आप लोगों की जमानत जब्त थी और इस बार क्योंकि आप लोग 4.5 साल आप लोग बीजेपी के साथ रहकर भी आए हैं सत्ता में, तो लगता है पिछली बार से बेटर कर पाएंगे। डेमोक्रेसी की सबसे खूबसूरत चीज क्या होती है, अगर 100 आदमियों में से 99 आदमी की विचारधारा एक तरफ है, अगर एक व्यक्ति अकेले व्यक्ति की भी विचारधारा दूसरी तरफ है तो उस एक व्यक्ति का भी सम्मान होना चाहिए। सम्मान तो है लेकिन एक व्यक्ति जिता तो नहीं सकता ना। रही बात आपने कहा कि पिछली बार हिसार वाली सीट से आपकी जमानत जब्त हुई थी, क्या प्रदर्शन रहेगा। मैं अपनी बात को फिर दोहराता हूँ, जो हिसार वाली सीट है या भिवानी से है, गुड़गांव से है, तीनों सीटों पर बड़ी मजबूती से जेजेपी ने अब चुनाव लड़ा है और जेजेपी इस पे पूर्ण रूप से अपना दावा ठोकती है और 10 की 10 सीटें पर बहुत मजबूती से चुनाव लड़ा है जननायक जनता पार्टी ने। लोकल मुद्दों को किस पार्टी ने उठाया ये जनता ने बड़ी बारीकी से देखा है इस चुनाव के अंदर। रेणु साहब, लास्ट कमेंट आपका, बोलिए। हाँ देखिए, 4 तारीख को जब बजरंग दास गर्ग जी ये कहेंगे ईवीएम को हैक कर लिया गया, वीवीपैट को काउंट करवाएंगे, आप तो बीजेपी की भाषा बोल रहे हैं साहब। 4 तारीख को ये बात आप करेंगे। ये बता ये चुनाव जो है ये चुनाव राष्ट्रीय पार्टियों में चला गया था आप ये और बजरंग दास जी प्लीज बजरंग जी को बोलने दीजिए, आप इनको टाइम ना ही हम हिम्मत आ रहे, हम भारतीय जनता पार्टी के बिल्कुल धुरंधर खिलाफ है, हम इनका विरोध करते हैं। भारतीय जनता पार्टी को हम देख करके बिल्कुल भी खुश नहीं है। साहब, लेकिन आप लोगों की जमानत क्यों जब्त हुई थी पिछली बार हर जगह? तब क्या हो गया था? तब ईवीएम हैक हो गई थी क्या? और इस बार बजरंग जी कह रहे हैं एक सीट भी अगर नहीं जीती तो आप लोग क्या कहेंगे? ठीक है, आपको लग रहा है कांग्रेस कहेगी ईवीएम हैक हो गई थी, आप लोग क्या कहेंगे? अपनी भी बता दीजिए। हाँ, कांग्रेस कहेगी 4 तारीख को। पिछली बार निसंदेह हमारी पार्टी काफी नीचे चली गई थी, वो हमारा पार्टी का विभाजन का कारण था जिसकी वजह से हमारे को बहुत कम वोट मिली। लेकिन इस बार हम बहुत अच्छा मत प्रतिशत प्राप्त करने जा रहे हैं और हम डट करके चुनाव में खड़े रहे, चुनाव लड़ा और आगे सरकार बनाएंगे। 2024 की जो सरकार बनेगी इंडियन नेशनल लोकदल पार्टी की बनेगी। ये राष्ट्रीय चुनाव थे, राष्ट्रीय चुनाव में राष्ट्रीय पार्टियों को लोगों ने महत्व दिया और उनके पक्ष में कहीं ना कहीं वोट का पोलराइजेशन हुआ। फिर भी कुरुक्षेत्र की सीट का हमें पूरा विश्वास और भरोसा और यकीन है कि वो सीट हम जीतेंगे। और सुशील गुप्ता की जहां तक बात करते हैं, सुशील गुप्ता नहीं जीतेंगे। ऐसा डबल करैक्टर वाला व्यक्ति वहां से जीत हासिल नहीं करेगा। वहां इलेक्शन इनेलो और बीजेपी के बीच में है। अब वोट डल चुके हैं। बजरंग दास जी, आपको सच्चाई बतानी चाहिए जो आपके पास आ चुकी है। आज आप 10 सीटों का दावा कर रहे हो, हम नहीं कर रहे दावा, हम तो 1 सीट का दावा कर रहे हैं, ना ही हम 10 का करेंगे। लेकिन आप 10 का दावा कर रहे हो। सारे प्रवक्ता अलग कर रहे हैं। आपकी 2 ही सीट मिली और 2 कोई ही एक ना प्रवक्ता मिली आता है तो फिर क्या कहता है हम कहोगे? 4 जीतेंगे, कोई कहता है हम करते 3 जीत रहे हैं। रेणु साहब कह रहे हैं हम 1 जीत रहे हैं। ठीक है, नवीन जी, रेणु साहब कह रहे हैं गुप्ता वैसे तो जीतने वाले नहीं है इनेलो के मुताबिक, अगर जीत भी जाते हैं तो ये कुरुक्षेत्र की जनता के लिए बहुत नुकसान की बात होने वाली है आने वाले 5 साल में। देखिए ज्योति जी, आम आदमी पार्टी का काम जनता ने देखा है, जनता आम आदमी पार्टी से उम्मीद रखती है। जो पार्टी इन्होंने इनके काम पीछे देख चुकी है जनता, इसी कारण से आज ये इस स्थिति में आए हुए हैं कि अपना सिंबल बचाने के लिए भी ये प्रयासरत है कि किसी तरह सिंबल बच जाए। बचेगा नहीं वो, मैं इनको कह देता हूँ, लिख के देता हूँ, बचेगा नहीं वो आपका सिंबल। और दूसरी बात क्या भाजपा प्रवक्ता कह रहे हैं, भाजपा प्रवक्ता एक प्री प्लान्ड एक स्क्रिप्ट लेके आते हैं, उतनी ही बातें सीमित समय में बोलते हैं, उससे ज्यादा इनके पास कोई बात नहीं होती। अगर मुद्दों की बात करें मेरे भाई, हरियाणा में दुनिया भर के मुद्दे हैं। पहले आप ही टीवी चैनल पे बैठ के मोदी जी को गालियां देते थे, मनोहर लाल खट्टर को गालियां देते थे, आज आप उनके पक्ष में, मुझे नहीं पता किस लालच में किस डर में आप जाके मैं कुछ कहूंगा, उनके फेवर में आज आपको
आज आप उसके पर्सनल कमेंट ना करें, आप पर्सनल कमेंट नहीं करने में ज्यादा बेहतर रहेगा नवीन भाई। बिल्कुल नवीन जी, आज आप आम आदमी पार्टी के प्रवक्ता हैं, किसी का नहीं पता है। मेरे डिबेट में जितने प्रवक्ता आते हैं पहले किसी न किसी पार्टी में रहे होते हैं, ज्यादातर, सभी नहीं। तो किसी का कुछ नहीं पता इनका अपना पर्सनल डिसीजन क्या है, उस पर आप कमेंट मत करें। नवीन जी, मैं आपका सारा अतीत जानता हूँ, मैं भी टीवी पे कोई लेना देना नहीं है डिबेट का। नहीं, मैं वही बात पूरी कीजिए। अपनी बात रखें, क्योंकि इनके पास अपनी पार्टी की बात रखने के लिए नहीं है, इनका नेता ही नहीं है पार्टी की बातें जिसके बारे में दो बात रख पाए। जनता देख रही है, हमारे जनता देख रही है कि हमारे होम होता था, लेकिन आजकल जेल भी होने लगा है। चलिए, शुक्रिया नवीन जी, आपका शुक्रिया आप सभी का। आप लोगों ने वक्त दिया और चर्चा हमने लोकसभा चुनाव के बाद और चुनाव परिणाम आने से पहले जिस तरह के दावे किए जा रहे हैं, जिस तरह के समीकरण बनते नजर आ रहे हैं, उसे लेकर के फिलहाल दीजिए इजाजत। नमस्कार।